हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। एज यू नो, हमने ऑलरेडी हमारा 12th स्टैंडर्ड का बैच शुरू कर दिया और हमारा 4th लेसन चल रहा है। ठीक है, कौन सा लेसन? 4th लेसन, जिसका क्या नाम है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब हम लोग इसमें उस मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं जो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सही बात है। इनहेरिटेंस क्या होता है हमने ऑलरेडी 3rd लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, सॉरी 3rd वीडियो में पढ़ा था, हमारे कौन से 3rd लेसन वाले। ठीक है, कौन सा लेसन था? इनहेरिटेंस वेरिएशन। तो उसमें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था कि इनहेरिटेंस क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है। आज इस लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस के लिए। कौन सा मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है ये हम लोग ने सबसे पहले फाइंड आउट किया था। कहां पे? जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था इस लेसन का। ठीक है, जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था इस लेसन का, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जिसमें हम लोग ने क्या पढ़ा था? सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। हम लोग जेनेटिक मटेरियल सर्च कर रहे थे ना। पहले लोगों को पता ही नहीं था कि जेनेटिक मटेरियल होता क्या है। ठीक है, कुछ लोग बोलते थे प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, RNA जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन बाद में कुछ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए। उन एक्सपेरिमेंट के बाद ये पता चला कि नहीं, ये सारे जेनेटिक मटेरियल नहीं है। जेनेटिक मटेरियल क्या है? हमारा DNA। मतलब DNA वो फैक्टर है। ठीक है, DNA वो फैक्टर है जो क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, जिसके वजह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर जो कैरेक्टर्स है ना वो दिखते हैं। सही बात है, इतनी बातें क्लियर है। फिर मैंने दूसरे लेक्चर में, ठीक है, जो दूसरा लेक्चर था, इसके पहले वाला जो लेक्चर था, उसमें मैंने आपको DNA की पैकिंग के बारे में बताया कि DNA कैसे पैक होता है एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर। अब इतना बड़ा DNA है, ठीक है, अराउंड 2.2 मीटर लंबा DNA है, उसको एक छोटे से, कितने छोटे? 10⁻⁻⁶ मीटर छोटे से न्यूक्लियस के अंदर फिट करना है। तो कैसे फिट किया जाएगा वो मैंने आपको बताया था इसके अंदर, DNA पैकेजिंग के अंदर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोटीन सिंथेसिस, कि प्रोटीन बनता कैसे। अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं, देखो 3rd लेसन से हम लोग बात करते हुए आ रहे हैं कि एक कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, और वो कैरेक्टर किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है? DNA के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। अब DNA आपके बॉडी के अंदर ऐसा क्या करता है? ठीक है, आपके बॉडी के अंदर ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से वो कैरेक्टर्स आपके अंदर दिखने लगते हैं। जैसे मेरे बॉडी के अंदर DNA है, तो वो DNA ऐसा कैसे कर रहा है कि वो मेरी आंखों का कलर ब्लैक कर दे रहा है? ठीक है, मेरे हेयर का कलर ब्लैक कर दे रहा है, मेरे स्किन का कलर हल्का सा व्हाइट कर दे रहा है। ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो पा रहा है प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा। मतलब DNA आगे चलकर, ठीक है, DNA आगे चलकर कुछ प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? कुछ प्रोटीन्स बनाता है। उन प्रोटीन के थ्रू आपके कैरेक्टर्स डिसाइड होते हैं, उन प्रोटीन्स के थ्रू आपके कैरेक्टर दिखाई देते हैं बाहर लोगों को। इतनी बातें क्लियर है? तो आज हम लोग जानेंगे कि ये आखिरकार ये प्रोटीन बनता तो बनता कैसे है। ये सारी चीजें आज हम लोग को इस लेक्चर में पढ़नी है। इतनी बातें क्लियर है? एक बात और, अगर आपको मेरा पूरा सेशन पढ़ते थ्रू, ठीक है, आपको मेरा स्टार्टिंग से लेके पूरा सेशन पढ़ते थ्रू कोई भी डाउट होता है, या फिर मेरे जो फर्स्ट सेकंड और 3rd लेसन भी कंप्लीट कर रखे ना, उसमें भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पे डायरेक्ट आके मुझसे बातें कर सकते हैं, मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको चीजें अच्छे से समझ में भी आ रही है तो भी आप मुझे आके अप्रिशिएट कर सकते हैं कि सर आपका पढ़ाया हुआ मुझे समझ में आ रहा है। यार एक टीचर को यही सारी चीजें पसंद आती है कि उनके बच्चों को सब समझ में आ जाए। इतना काफी है मेरे लिए। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 में प्रोटीन सिंथेसिस, कि प्रोटीन सिंथेसिस आखिरकार होता कैसे है। ठीक है, कैसे होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा है? अभी तक हम लोग ने क्रोमोसोम बनाना सीख लिया। क्रोमोसोम क्या होता है, कैसे हम लोग ने बनाया था कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, बीच में सेंट्रोमियर होता है, और इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है? DNA। DNA किसके अंदर भरा हुआ होता है? यहां पे एक प्रोटीन लगा रहता है। ठीक है, एक प्रोटीन लगा रहता है जिसका नाम मैंने क्या रखा था? नॉन हिस्टोन। मैंने इसका क्या नाम रखा था? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। क्या नाम था इसका? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। क्यों भैया? क्योंकि देखो हिस्टोन जो प्रोटीन था, लास्ट लेक्चर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ ना आपको, हिस्टोन जो प्रोटीन था वो जनरली DNA को बाइंड करने के काम आता था। ठीक है, DNA को बाइंड करने के काम आता था, लेकिन इसके अंदर DNA बाइंड नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर DNA बाइंड नहीं हो रहा है, DNA रैप हो रहा है। ठीक है, DNA क्या हो रहा है? रैप हो रहा है इसके अराउंड सिर्फ लटका हुआ। जैसे ये मेरा नॉन हिस्टोन प्रोटीन है तो इसके ऊपर सिर्फ ऐसे लटका दिया है मैंने, लेकिन हिस्टोन में क्या होता था? वो रैप होता था टाइटली। जैसे ऊन के धागे में, ऊन के धागों को रैप किया जाता है ना टाइटली, वैसे ही हिस्टोन प्रोटीन में वो रैप होता था। इतनी बातें क्लियर है? तो ये एक प्रोटीन पड़ा हुआ है। इस प्रोटीन के ऊपर क्या लगा हुआ है? DNA। ठीक है, यहां पे ऐसे DNA, यहां पे क्या लगा हुआ है? सही बात है। इतनी चीजें हम लोग ने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ रखी है। अब आगे चल के हम लोग को क्या सीखना है? इस DNA को मैं यहां से बाहर निकालता हूं। फॉर एग्जाम्पल इस वाले DNA को मैं यहां से क्या कर रहा हूं? बाहर निकाल रहा हूं। तो ये है हमारा डबल हेलिक्स वाला DNA। ठीक है, डबल हेलिक्स वाला DNA जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस प्रेजेंट है। न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। अब इस डबल हेलिक्स को मैं पढ़ नहीं सकता ना, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? थोड़ा खोलना पड़ेगा। तो फॉर एन एग्जांपल मैं इस DNA को स्टैंड को यहां पे खोल देता हूं।
ठीक है, ये डीएनए के स्ट्रैंड को मैंने क्या कर दिया, खोल दिया, ओपन अप कर दिया। तो मुझे क्या देखने मिलेगा इसके अंदर, मुझे इसके अंदर देखने मिलेगा न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस। ठीक है, मुझे क्या देखने मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस। तो फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे कोई भी एक रैंडम सी सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए है, टी है, यू, जी, सी, ऐसे कोई यहाँ पे रैंडम सी सीक्वेंस है। सॉरी, यू नहीं होता, ओके, यू नहीं होता डीएनए में, यू सिर्फ किसके अंदर होता है, आरएनए में होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ पे कुछ सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस का हमेशा अपोजिट जो सीक्वेंस होता है ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा है कि ए हमेशा लिंक करेगा टी से, ठीक है, डीएनए की बात करूं तो ए हमेशा लिंक करेगा टी से, टी हमेशा लिंक करेगा ए से, ठीक है, वापस ये टी से, जी हमेशा लिंक करेगा सी से, और सी हमेशा लिंक करेगा जी से। ये सारी चीजें कंफर्म्ड है, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, कंफर्म्ड है। अगर जी प्रेजेंट होगा तो वो हमेशा किससे लिंक करने वाला है, सी से ही लिंक करने वाला है। अगर ए प्रेजेंट होगा तो वो हमेशा टी से ही लिंक करेगा, और टी अगर प्रेजेंट होगा तो वो हमेशा किससे लिंक करेगा, ए से ही लिंक करेगा। ये जो लिंकेज है ये कौन से बॉन्ड के द्वारा पॉसिबल हो पाती है, ये पॉसिबल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। कौन से बॉन्डिंग के द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। तो ये सारी चीजें याद रखना, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, सही है, मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है, इसके बीच में क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो डीएनए बहुत बड़ा है, ठीक है, डीएनए बहुत बड़ा है। कितना बड़ा होता है मैंने आपको बताया ऑलरेडी, 2.2, ठीक है, 2.2 मीटर, ठीक है, कितना होता है, 2.2 मीटर लॉन्ग होता है। मतलब हमारी हाइट भी नहीं होती 2.2 मीटर की, उससे ज्यादा लंबा कौन सा होता है, हमारे बॉडी के एक सेल का डीएनए होता है, ठीक है, एक सेल का डीएनए की लेंथ इतनी होती है। अब पूरा का पूरा डीएनए, ठीक है, पूरा का पूरा डीएनए प्रोटीन बनाने में काम नहीं आता, ठीक है। आपको जान के हैरानी होगी कि इतने बड़े डीएनए का सिर्फ 1 या 2% पार्ट ही, ठीक है, 1 से 2% पार्ट ही प्रोटीन बनाने के काम आता है, ठीक है। बाकी का जो पड़ा हुआ डीएनए है ना, उसको हम लोग कहते हैं जंक डीएनए, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जंक डीएनए। हालांकि वो प्रोटीन बनाने में काम नहीं आता, बट और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें वो काम आता है। इतनी बातें क्लियर है। तो मेनली 1 to 2% ऑफ टोटल डीएनए सिर्फ और सिर्फ यूजफुल है आपके प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। किसके लिए ये सिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो आपके डीएनए का वो पार्ट जो आगे चल के प्रोटीन सिंथेसिस करे, ठीक है, आपके डीएनए का वो पार्ट जो आगे चल के क्या करे, प्रोटीन बनाए। अब प्रोटीन डायरेक्टली नहीं बनता, ठीक है, डीएनए से आगे चल के डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बनता। डीएनए सबसे पहले आरएनए को बनाता है, ठीक है, सबसे पहले डीएनए किसको बनाता है, आरएनए बनाता है, और वो आरएनए आगे चल के क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहे हैं, ठीक है। ये सीक्वेंस हमेशा याद रखना, डीएनए सबसे पहले क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा, और वो आरएनए आगे चल के क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। इतनी बातें क्लियर है। तो सबसे पहले प्रोटीन बनाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, आरएनए बनाना पड़ेगा। और वो आरएनए किससे बनेगा, वो आरएनए हमेशा किससे बनेगा, डीएनए से, ठीक है, वो आरएनए हमेशा किससे बनेगा, डीएनए से। इतनी बातें क्लियर है। तो डीएनए का वो पार्ट, ठीक है, डीएनए का वो पार्ट जो आगे चल के आरएनए बना सके, ठीक है, डीएनए का वो पार्ट जो आगे चल के क्या बनाए, आरएनए बना सके, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं जीन, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हमेशा याद रखना, जीन मतलब क्या होता है, ठीक है, जीन का हमेशा डेफिनेशन याद रखना कि जीन जो है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ डीएनए विच कैन सिंथेसाइज और विच कैन मेक अ कंप्लीट आरएनए, जो कंप्लीट आरएनए बना दे, उस पार्ट, उस डीएनए के पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, जीन। तो डीएनए से आगे चल के क्या बनता है, आरएनए, ठीक है, डीएनए सबसे पहले आगे चल के क्या बनता है, आरएनए बनता है। तो फॉर एन एग्जांपल कि ये बहुत बड़ी सी यहाँ पे डीएनए की सीक्वेंस थी, तो फॉर एग्जांपल ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये आगे चल के क्या बना रहा है, जीन, या आगे चल के प्रोटीन बना रहा है, आरएनए बना रहा है। उसके बाद यहाँ पे कोई सीक्वेंस होगी, वो आगे चल के क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। इसका मतलब ये वाले जो पार्ट है, ठीक है, जो ब्लू कलर का जो आपको पार्ट दिख रहा है, जो आगे चल के कंप्लीट आरएनए फॉर्म कर सकता है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, जीन। इसे हम लोग क्या कहेंगे, जीन। बाकी का जो ये जो जंक वाला पार्ट पड़ा है, इस चीज को हम लोग कहते हैं जंक डीएनए, या फिर स्पेसर डीएनए भी कहते हैं इसी को, ठीक है, इसी को स्पेसर डीएनए भी कहते हैं और इसी को जंक डीएनए भी कहते हैं। ये सारी चीजें आप याद रख लेना, ओके। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ठीक है, नॉर्मली जब डीएनए से आरएनए बनता है, जब डीएनए से आरएनए बनता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, ट्रांसक्रिप्शन। ये बातें हमेशा याद रखना है आपको। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे डीएनए से क्या बन जाता है, आरएनए बन जाता है, ठीक है, डीएनए से क्या बन जाता है, आरएनए। अब आप लोग ने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा कि आरएनए कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है एमआरएनए, एक होता है आरआरएनए, और एक होता है टीआरएनए, ठीक है। तीनों का फंक्शन भी आपको पता होगा। एमआरएनए को हम लोग मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, जो मैसेज कैरी करता है, ठीक है। अभी आपको समझेगा, आगे आगे जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो कौन से मैसेज कैरी कर रहा है, क्या होगा उन मैसेजेस का, सब समझेगा अभी आपको, ठीक है।
फिर दूसरा होता है आरआरएनए, ठीक है। आरआरएनए को हम लोग कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, जो आगे चल के राइबोसोम का प्रोडक्शन करेगा। अब राइबोसोम का क्या फंक्शन है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। राइबोसोम का कैटालिटिक, केमिकल कैटालिटिक फंक्शन होता है। समझ में आएगा, अभी आपको नहीं पता होगा लेकिन बाद में आपको समझ में आएगा कि राइबोसोम का जो केमिकल कैटालिटिक फंक्शन है वो क्या है, ठीक है। ये है आरआरएनए। आरआरएनए मतलब क्या, राइबोसोमल आरएनए, जो आगे चल के राइबोसोम का प्रोडक्शन करने वाला है। उसके बाद होता है हमारा टीआरएनए। टीआरएनए का मतलब क्या है, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, जो क्या कर रहा है, कुछ चीजों को ट्रांसफर करता है। अब वो ट्रांसफर कौन सी चीजें करता है वो हम लोग को पढ़ना है। जनरली वो अमाइनो एसिड्स का ट्रांसफर करता है। अब अमाइनो एसिड्स क्या है, आप लोग ने पढ़ा होगा शायद बायोमोलिक्यूल वाले लेसन में, कि जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन एक मैक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है। प्रोटीन क्या है, एक मैक्रोमोलिक्यूल है, बड़ा सा मॉलिक्यूल है, जो किससे बना हुआ है, अमाइनो एसिड की चेन से बना हुआ है। मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को जब आप एक चेन में अरेंज कर देते हो ना, बहुत सारे अमाइनो एसिड को जब आप एक चेन में अरेंज कर दोगे तो उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटीन, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटीन। तो इन अमाइनो एसिड्स को कैरी करने का काम, ठीक है, ट्रांसफर करने का काम किसका होता है, टीआरएनए का। तो आरएनए कितने टाइप्स के हो गए, टोटल 3 टाइप के हो गए। एक होगा एमआरएनए, एक होगा आरआरएनए, और लास्ट वन इज टीआरएनए, ठीक है। तीनों का फंक्शन आपको पता चल गया। अभी आपको और भी आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा इनका फंक्शन। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। ये जो एक स्टेप है इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब इस ट्रांसक्रिप्शन से, ठीक है, अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर डीएनए से कौन से टाइप का आरएनए बनता है, ठीक है, क्या एमआरएनए बनता है डीएनए से, क्या टीआरएनए बनता है डीएनए से, या फिर आरआरएनए बनता है। तो देखो डीएनए से तीनों टाइप के आरएनए बनते हैं, ठीक है। डीएनए से तीनों टाइप के आरएनए का फॉर्मेशन होता है। टीआरएनए भी डीएनए से बनता है, एमआरएनए भी डीएनए से बनता है, और आरआरएनए भी किससे बनता है, डीएनए से बनता है। इस बनने की प्रोसेस को मैंने क्या कहा, ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को मैंने क्या कहा, ट्रांसक्रिप्शन। अब इस आरएनए से आगे चल के क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, ठीक है। इस आरएनए से आगे चल के क्या बनने वाला है, प्रोटीन बनने वाला है। तो ये जो आरएनए है ये आगे चल के क्या बनाएगा, प्रोटीन, ठीक है। ये आगे चल के क्या बनाएगा, प्रोटीन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ठीक है, इसको तो मैंने कहा ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। व्हाट वी कॉल दिस प्रोसेस एज अ ट्रांसलेशन। कहां लिखे, यहां लिख दें, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि प्रोटीन डायरेक्टली नहीं फॉर्म होता डीएनए से। प्रोटीन किसके थ्रू फॉर्म होता है, डीएनए के थ्रू, आरएनए के थ्रू फॉर्म होता है। मतलब डीएनए प्रोटीन तो बना रहा है, ठीक है, डीएनए प्रोटीन तो बना रहा है, लेकिन वो किसके थ्रू बना रहा है, आरएनए के थ्रू बना रहा है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई बड़ी सी कंपनी है, ठीक है। अब उस बड़ी सी कंपनी में कोई एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, कोई एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो क्या उस कंपनी का जो सेठ है, मतलब सेठ मतलब जो मालिक है, ठीक है, वो आके खुद काम करता है क्या वहां पे 12 घंटा, ठीक है, 12 घंटा जो जितने भी टाइम वो काम कर रहा है वो खुद आके काम करता है क्या, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। उस बंदे को पता है, ठीक है, जो ऊपर बैठा है ना, उस बंदे को सब पता है कि मेरे कंपनी में कौन कौन सी चीजें बन रही है, लेकिन क्या वो खुद जाके वहां पे काम करता है, क्या वो खुद मटेरियल निकाल के मशीन्स में डालता है, बिल्कुल नहीं करता। वो कुछ हेल्पर्स को रखा है, ठीक है, कुछ काम वाले को रखा है जो उनका काम करके दे रहे। वैसे ही यहाँ पे डीएनए को सब पता है, ठीक है, डीएनए के पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन है कि उसको कौन से टाइप का प्रोटीन बनाना है, लेकिन वो खुद कभी भी प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करेगा। वो सबसे पहले किसको फॉर्म करेगा, आरएनए को फॉर्म करेगा, और वो आरएनए आगे चल के किसका फॉर्मेशन करेंगे, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेंगे। सो डीएनए से आरएनए बनाने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा मैंने, और आरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रोसेस को मैंने कहा, क्या कहा, ट्रांसलेशन। इतनी बातें क्लियर है। और इस ओवरऑल प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। इस पूरी की पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा क्या आ जाएगा, देखो, सेंट्रल डोग्मा मतलब ये पूरी ओवरऑल प्रोसेस, ठीक है, डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगा। इस पूरी की पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रल डोग्मा। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। तो ये वर्ड का मतलब समझ में आ गया, ये सारे वर्ड्स का मतलब समझ में आ गया। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, इतनी बातें समझ में आ गई। जीन क्या होता है, ये बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। जंक डीएनए क्या होता है, स्पेसर डीएनए क्या होता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। तो ये सिर्फ एक ओवरऑल है प्रोटीन सिंथेसिस का। अब थोड़ा सा और डीप में हमको जाना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग थोड़े से बड़े स्टैंडर्ड में ना, हाईएस्ट स्टैंडर्ड में, तो हम लोग को थोड़ा सा और डीपर जाना है इस प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। तो आ जाओ पढ़ते हैं सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। डीएनए से आरएनए फॉर्म होना, ठीक है, डीएनए से क्या फॉर्म होना, आरएनए फॉर्म होना। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। सो डीएनए एक लंबी सी चेन है, बहुत बड़ा सा डीएनए,
फॉर एग्जाम्पल दिस इज द डीएनए। अब डीएनए की 2 स्ट्रैंड होती है, ठीक है, डीएनए की क्या होती है, 2 स्ट्रैंड होती है। तो फॉर एग्जाम्पल दिस आर द 2 स्ट्रैंड, और ये है 3' एंड, ये है इसका 5' एंड, ठीक है। फिर जो दूसरा एंड होगा वो क्या होता है, अपोजिट होता है, ये होगा इसका 3' एंड और ये होगा इसका 5' एंड, ठीक है। ये सारे एक पूरा डीएनए। अब ये पूरा का पूरा जो डीएनए है वो पूरा का पूरा डीएनए कभी भी आरएनए का फॉर्मेशन नहीं करेगा। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसका कुछ पार्ट ही क्या करेगा, आगे चल के आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। सो फॉर एन एग्जांपल दिस इज द पार्ट, ठीक है, ये एक पार्ट है जो आगे चल के क्या बनाने वाला है, आरएनए बनाने वाला है, और दिस इज द पार्ट जो आगे चल के क्या बनाने वाला है, आरएनए बनाने वाला है। सो इस पार्ट को मैंने क्या कहा, जीन। इस पार्ट को मैंने क्या कहा, जीन। इतनी बातें क्लियर है, ये हो गई थोड़ी सी बेसिक सी बात। अब इस पार्ट को मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा और इलैबोरेट कर रहा हूं, बड़ा कर रहा हूं और देख रहा हूं कि इस जीन के अंदर कौन कौन सी चीजें छुपी हुई हैं, ठीक है। इन जीन से आगे चल के कैसे हमारा आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। तो ये वाला जितना पार्ट है, ये वाला जितना पार्ट है, ये मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। ये वाला जितना पार्ट है ये मैं रफ कर देता हूं और मैं अपने जीन को थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं, ठीक है। मेरा जो जीन है उसे मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं क्योंकि इसमें हम लोग को बहुत सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। सो ये मेरा जीन है, थोड़ा अजीब बन गया, वापस बनाते हैं, कोई बात नहीं। तो ये इट इज द जीन, ठीक है। ये एक जीन है जिससे आगे चल के क्या बनने वाला है, हमारा आरएनए बनने वाला है। ये इसका 3' एंड है, ठीक है, ये इसका 5' एंड है। वैसे इसका ये 3' तो ये क्या हो जाएगा 5' एंड, और ये क्या हो जाएगा 3' एंड। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है नॉर्मल सी। अब देखो इसके अंदर कभी भी दोनों के दोनों, अब देखो यहाँ पे 2 स्ट्रैंड दिख रहे हैं आपको, ठीक है, यहाँ पे 2 स्ट्रैंड दिख रहे हैं। यहाँ पे कुछ डीएनए की सीक्वेंस प्रेजेंट होगी, यहाँ पे कुछ डीएनए की सीक्वेंस प्रेजेंट होगी, यहाँ पे फिर यहाँ पे कुछ डीएनए की सीक्वेंस प्रेजेंट होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रेजेंट है ए टी जी सी, ए टी सी जी ए जी, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल इट इज अ सीक्वेंस, ठीक है। ये सिर्फ मैं एग्जांपल दिया है, ऐसा कोई सच में सीक्वेंस यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होगी, ठीक है, मतलब प्रेजेंट होगी लेकिन यही सीक्वेंस यहाँ पे नहीं है। ये फॉर एन एग्जांपल ये सीक्वेंस है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री में जो दूसरा वाला स्टैंड है उसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे यहाँ चीजें प्रेजेंट होंगी। तो अगर यहाँ पे ए प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, टी, यहाँ पे हो जाएगा ए, यहाँ पे सी, यहाँ पे जी, यहाँ पे टी, यहाँ पे ए, फिर जी सी टी और सी। इतनी बातें क्लियर है, मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट्री वाले जीन कहां प्रेजेंट होंगे, यहां पे प्रेजेंट होंगे। अब देखो इसके अंदर हमेशा याद रखना, आप लोग को पता ही है कि जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। मैंने भी यहां पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाया, लेकिन जो आरएनए होता है वो कभी भी डबल स्टैंडर्ड नहीं होता, ठीक है। आरएनए कभी भी डबल स्टैंडर्ड नहीं होता। इसका मतलब इसमें से, ठीक है, इन दोनों स्ट्रैंड में से कोई एक ही ऐसी स्ट्रैंड होगी जिससे आगे चल के आरएनए का सिंथेसिस होगा, ठीक है, जिससे आगे चल के क्या बनने वाला है, आरएनए बनने वाला है। इसका मतलब कोई ऐसी एक ही स्टैंड है जिससे आरएनए बनेगा। तो फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो ऊपर वाली स्टैंड है, ठीक है, ये जो ऊपर वाली स्टैंड है ना, इससे आगे चल के आरएनए का फॉर्मेशन होगा, इससे आगे चल के क्या फॉर्म होगा, आरएनए फॉर्म होगा। जिस स्टैंड से आरएनए का फॉर्मेशन होता है उस स्टैंड को हम लोग कहते हैं टेम्पलेट स्टैंड, ठीक है। क्या ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, जिस स्टैंड से, ठीक है, जिस स्टैंड से क्या फॉर्म हो रहा है, आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, जहां से आरएनए बनने वाला है उसको मैं क्या कहूंगा, टेम्पलेट। क्या कहूंगा, टेम्पलेट स्टैंड। तो इसका नाम टेम्पलेट है तो इसको हम लोग कहेंगे नॉन टेम्पलेट। बेइज्जती हो गई, सही बात है, ठीक है, इसकी तो बेइज्जती हो गई बहुत ज्यादा। ये है टेम्पलेट और ये क्या है, नॉन टेम्पलेट। मतलब ये वाला किसी भी काम का नहीं है, ठीक है, ये किसी भी काम का नहीं है क्योंकि हमारा जो आरएनए किससे बन रहा है, वो ऊपर वाले टेम्पलेट से बन रहा है। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जरूरी नहीं है कि ये ऊपर वाले ही स्टैंड से बने, ये भी हो सकता है कि ये नीचे वाले स्टैंड से बने। तो अगर ये नीचे वाले स्टैंड से बनेगा तो नीचे वाले को हम लोग टेम्पलेट बोल देंगे और ऊपर वाले को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन टेम्पलेट। और तो और इसी टेम्पलेट स्टैंड को ही सेंस स्टैंड भी कहते हैं, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, सेंस स्टैंड भी कहते हैं। तो इसको सेंस कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे, एंटी सेंस, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी सेंस। कोई भी नॉन सेंस लिख के नहीं आएगा, ठीक है, अपोजिट लिखना है, मतलब क्या, एंटी सेंस को नॉन सेंस नहीं लिखना है, ठीक है, इतनी ज्यादा बेइज्जती नहीं करनी है। सो इसको टेम्पलेट कहेंगे और साथ ही साथ सेंस स्टैंड भी कहेंगे क्योंकि यही आगे चले क्या बना रहा है, आरएनए का फॉर्मेशन कर रहा है। फिर ये वाला जो स्टैंड है ये क्या बना रहा है, आरएनए का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। सो इसको हम लोग कहेंगे नॉन टेम्पलेट स्टैंड या फिर एंटी सेंस स्टैंड, ठीक है। एक और नाम है, देखो अब ये जो नाम है ये तो आप लोगों को समझ में आ गया ना कि इसको टेम्पलेट क्यों बोला, क्योंकि भैया इससे आगे चल के आरएनए बनने वाला है। इसको सेंस क्यों बोला, क्योंकि भैया ये सेंस करेगा आरएनए के लिए। इसको नॉन टेम्पलेट बोला, इसको एंटी सेंस बोला, ये सारी चीजें समझ में आ गई है। लेकिन एक थोड़ा सा अजीब सा नाम रखा गया है, ठीक है, ये जो नॉन टेम्पलेट स्टैंड है इस स्टैंड को कोडिंग स्टैंड बोलते हैं। हालांकि ये किसी के लिए भी कोड नहीं कर रहा,
ठीक है, हालांकि ये किसी के लिए भी कोड नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी इस स्टैंड को कोडिंग स्टैंड कहते हैं। ठीक है, इस स्टैंड को क्या कहते हैं? कोडिंग स्टैंड। अब देखो इतनी ज्यादा हम लोग ने बुरे बुरे नाम रख लिए, तो एक अच्छा नाम भी रख लो। ठीक है, ऐसे याद रख लो इस चीज को। ये दो बुरे बुरे नाम है, बुरे नाम मतलब क्या कि यार बेइज्जती हो रही थी ना इसकी, तो एक इसके लिए नाम रखा गया कोडिंग स्टैंड। कोडिंग स्टैंड मतलब क्या? देखो वैसे ये किसी भी चीज के लिए कोड नहीं कर रहा, फिर भी इसको क्या कहते हैं हम लोग? कोडिंग स्टैंड। इसका नाम कोडिंग है, तो इस वाले स्टैंड को हम लोग कहते हैं नॉन कोडिंग स्टैंड। इतनी बातें समझ में आ रही है? ये क्या है? नॉन कोडिंग स्टैंड। सही बात है। तो इसका मतलब इतना देख के हमें ये पता चलता है कि हाँ, जो ऊपर वाली रीजन है, ठीक है, जो ऊपर वाला स्टैंड है, इससे ही आगे चल के क्या बनने वाला है? आरएनए बनने वाला है। ठीक है, इसी से आगे चल के क्या बनने वाला है? आरएनए बनने वाला है। अब देखो अगर इससे आरएनए बने, ठीक है, अगर इससे आरएनए बने तो आरएनए क्या बनेगा? ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड बनेगा। लेकिन आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर आरएनए डबल स्टैंडर्ड क्यों नहीं होता? ठीक है, आरएनए को भी डबल स्टैंडर्ड बना देते ना, क्या ही दिक्कत है? इससे भी आरएनए बना देते और इससे भी आरएनए बना देते। सही बात है। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि देखो अगर आप इससे आरएनए बनाओगे, अगर आप इस वाले से आरएनए बनाओगे, थोड़ा सा इसको मैं नीचे बनाना चाहता हूं। ओके, कैन आई मूव? ठीक है, इतनी बातें चलो यहां पे बना लेंगे हम लोग। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इससे आरएनए बना रहा हूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इस वाली स्टैंड से जब आरएनए बना रहा हूं, तो इसका जो आरएनए का जो टेम्पलेट होगा, ठीक है, इसके जो आरएनए का जो टेम्पलेट होगा, आरएनए का जो स्टैंड होगा, वो इस वाले से कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है, इस वाले से क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अगर ध्यान दो ना, अगर मैं इससे आरएनए बना रहा हूं, ये वाला एक आरएनए का स्टैंड है, ये क्या है? एक आरएनए का स्टैंड है, और ये आरएनए का स्टैंड किससे बन रहा है? ऊपर वाले स्टैंड से बन रहा है, तो ये हमेशा इससे क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अगर यहाँ जी है तो यहाँ क्या आ जाएगा? सी। अगर ये ए है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यू। ठीक है, यहाँ पे टी नहीं आता, आरएनए के अंदर टी नहीं आता, आरएनए के अंदर यू आ जाता है, तो यहाँ पे यू आ जाएगा, फिर यहाँ सी आ जाएगा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा? जी। ठीक है, फिर यहाँ आ जाएगा ए, यहाँ आ जाएगा यू। समझ में आ रही है बात? ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा जी, फिर सी, फिर यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे यू आ जाएगा, मतलब ऐसा स्टैंड बन जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा स्टैंड बन जाएगा। और अगर सेम अगर नीचे वाले स्टैंड से भी, अगर नीचे वाले स्टैंड से भी आपने आरएनए का सिंथेसिस किया, इसका मतलब ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा। और अगर ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना तो इसका मतलब दोनों आरएनए के स्टैंड, ठीक है, दोनों आरएनए के स्टैंड क्या है? एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। सही बात है, मैंने क्या बोला? सुनो ध्यान से। अगर आपको डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, अगर आपको डबल स्टैंडर्ड आरएनए फॉर्म करना है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए फॉर्म करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस स्टैंडर्ड से भी, ये वाला जो स्टैंड है, इससे भी आरएनए बनाना पड़ेगा और इससे भी आरएनए का सिंथेसिस करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर आप इससे भी बना लोगे आरएनए का स्टैंड और इससे भी आरएनए का स्टैंड बना लोगे, तो दोनों आरएनए क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। सही है, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या? अपोजिट अपोजिट। इसका मतलब दोनों स्टैंड एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? स्टिक हो जाएंगे। यहां पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए कभी भी आगे चल के प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं कर सकता। अगर आपको प्रोटीन का सिंथेसिस करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही चाहिए। ठीक है, आपको सिंगल स्टैंडर्ड ही आरएनए चाहिए। आप डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं फॉर्म कर सकते अगर आपको प्रोटीन सिंथेसिस करना है। और एक बात, अगर आपने एक आरएनए का फॉर्म किया, फॉर एन एग्जांपल किसी भी कारण से मैं प्रोटीन सिंथेसिस हो भी जाता है, तो भी अब मेरे पास दो आरएनए के स्टैंड है, मतलब एक ही कैरेक्टर के लिए दो अलग अलग टाइप के, कितने? दो अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स फॉर्म हो जाएंगे। एक ही कैरेक्टर के लिए दो अलग अलग टाइप के क्या हो जाएंगे? प्रोटीन्स फॉर्म हो जाएंगे, जो मेरी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है यार। एक ब्लैक कलर का आई जीन, मेरी आंखों कलर एक ब्लैक कलर का फॉर्म हो रहा है, एक वॉयलेट कलर, सॉरी वॉयलेट नहीं होता, ब्राउन कलर का फॉर्म हो रहा है, तो अब मेरी बॉडी कंफ्यूज जाएगी, भैया कौन सा दिखाना है? ठीक है, कौन सा कैरेक्टर को शो करना है, कौन से कैरेक्टर को सप्रेस करना है, ये मेरी बॉडी कंफ्यूज जाएगी। समझ में आ रही बात? तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। एक कैरेक्टर के अलग अलग प्रोटीन बनना भी अच्छी चीज नहीं होती है। इसीलिए कभी भी दोनों, ठीक है, इसीलिए कभी भी दोनों स्टैंड से आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होता, सिर्फ किसी एक ही स्टैंड से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो ये चीजें मैं यहां पर लिख के भी लाया हूं। क्या क्या लिखा है देखो, व्हाई डोंट बोथ द स्टैंड फॉर्म डीएनए? ठीक है, सॉरी, बोथ द स्टैंड फॉर्म आरएनए। आरएनए दोनों स्टैंड आरएनए फॉर्म क्यों नहीं करते? तो सबसे पहला रीजन क्या है? टू स्टैंड्स ऑफ आरएनए फॉर्म्ड विल बी कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, विल बी क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या कि अगर एक स्टैंड है, इसके अंदर ए है, तो सामने वाले स्टैंड में क्या हो जाएगा? यहाँ पे यू हो जाएगा। आरएनए की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों अगर
कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म हो गए तो दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। बताया मैंने, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया इसका मतलब वो डबल स्टैंडर्ड हो गए, और डबल स्टैंडर्ड कभी भी आगे चल के प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करते। टू ईच अदर दे फॉर्म डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, डीएस लिखा है ना मैंने, डीएस मतलब डबल स्टैंडर्ड आरएनए, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए कभी भी आगे चल के प्रोटीन नहीं बना सकता, कभी भी आगे चल के प्रोटीन नहीं बना सकता। इतनी बातें क्लियर है। दूसरा रीजन क्या है, मोर देन वन टाइप ऑफ आरएनए, अगर एक से ज्यादा आरएनए प्रेजेंट होगा तो मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोटीन भी तो बन जाएगा, ठीक है, एक से ज्यादा टाइप ऑफ प्रोटीन भी तो बन जाएगा, और ये भी हमारे बॉडी के लिए अच्छी चीज नहीं है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक ही, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टैंड से क्या बनता है, आरएनए का प्रोडक्शन होता है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, समझ में आया इतनी बातें। अब मैं यहां पे कुछ चीजें मिटाना चाहता हूं, या फिर किसी दूसरे पेज पे बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी दूसरे पेज पे बना लेते हैं, यहां पे हम लोग बना लेते हैं और कुछ और थोड़ा सा ट्रांसलेशन के बारे में चीजें सीखते हैं। तो फॉर एन एग्जाम्पल, इट इज माई जीन, थोड़ा सा इसको मोटा बनाते हैं, इट इज माई जीन, ओके, ठीक है, और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, कुछ कोडोन्स प्रेजेंट है। कोडोन्स मतलब क्या, यहाँ पे कुछ न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कुछ न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस प्रेजेंट है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब देखो यहां पे कोई भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है, कोई भी चीज का, फॉर एग्जांपल मुझे आरएनए बनाना है तो उसके लिए मुझे एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। अगर मुझे आरएनए बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। तो कोई भी चीज आपको बनाना है तो उसका पॉलीमरेज लेकर आ जाओ, ठीक है, कोई भी चीज बनाना है आपको उसका पॉलीमरेज लेकर आ जाओ। जैसे हम लोग ने, अगर आपने डीएनए ये पढ़ा है, डीएनए का जो कॉपी बनाते हैं हम लोग, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा है, तो उसके अंदर हम लोग एक एंजाइम पढ़ते हैं डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज। और वो डीएनए किससे बनाता है, डीएनए को ही देखकर डीएनए बनाता है, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है ना, तो डीएनए को ही देखकर डीएनए बन रहा है, इसका मतलब उसका नाम क्या हो गया, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। वो किसके ऊपर डिपेंड है, डीएनए के ऊपर डिपेंड है। यहां पे हम लोग को क्या बनाना है, आरएनए बनाना है। यहां पे क्या बनाना है हम लोग को, आरएनए, तो हम लोग यूज करेंगे आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, क्या यूज करेंगे, आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन ये आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए हमको किसको देख देख के बनाना है, ठीक है, कैसे हम लोग, तो हम लोग किसको देख देख के बनाना है, डीएनए को देख देख के बनाना है, ठीक है, डीएनए को हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा ये सीक्वेंस है, और उसको देख देख के हम लोग वहां पे क्या करेंगे, न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देंगे। तो इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ गया डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए के ऊपर डिपेंड होने वाला आरएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज मतलब क्या, एक बड़ी सी पॉलीमर फॉर्म करने वाला, पॉलीमर इन द सेंस मतलब क्या, एक मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म करने वाला स्ट्रक्चर। इतनी बातें क्लियर है, समझ में आई बात। तो यहां पे क्या फॉर्म होगा, अब देखो ये एक स्टैंड है, ठीक है, अब ये स्टैंड है, इट इज अ 3' एंड, इट इज अ 5' एंड, ठीक है, ये 3' एंड है, 5' एंड है, तो ये क्या हो जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री, 5' और 3'। इतनी बातें क्लियर है। अब देखो कभी भी कोई भी चीज को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, कभी भी कोई भी चीज को स्टार्ट करने के लिए ये इसके सेल के आगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट इज अ जीन, ये पूरा क्या है, एक जीन है। देखो जीन दोनों को कहेंगे हम लोग, हमेशा ये बात याद रखना, जीन और टेम्पलेट में कंफ्यूज नहीं होना है। जीन दोनों है, ठीक है, एक स्ट्रक्चरल जीन क्या है, दोनों जीन है, लेकिन जिस स्टैंड से आगे चल के आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है उस स्टैंड को ही सिर्फ हम लोग टेम्पलेट कहेंगे, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ यही टेम्पलेट है, टेम्पलेट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो यहां पे सिर्फ क्या है, यही टेम्पलेट है। अब टेम्पलेट डिसाइड कैसे होता है, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर टेम्पलेट डिसाइड कैसे होता है, कि कौन से जगह पे कौन सा हम लोग टेम्पलेट डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें हम लोग कैसे डिसाइड करें कि भाई ये टेम्पलेट है या ये टेम्पलेट है, हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये डिसाइड होता है एक चीज से जिसका नाम है प्रमोटर रीजन, ठीक है। प्रमोटर रीजन का मतलब क्या होता है, देखो जब भी आप आरएनए का सिंथेसिस स्टार्ट करते हो बनाना, आरएनए को बनाना स्टार्ट करते हो, तो आप ऐसे ही नहीं कहीं किसी भी जीन के अंदर घुस के नहीं स्टार्ट कर सकते। हर जीन के आगे, ठीक है, हर जीन के आगे एक ऐसी सीक्वेंस लगी होती है जहां से चीजें स्टार्ट होती हैं, ठीक है, हर जीन के आगे। तो फॉर एन एग्जांपल इसको मैं मिटाता हूं, याद रखना ये इट इज अ 3' एंड और इट इज अ 5' एंड। तो इस स्टैंड के आगे, ठीक है, इस स्टैंड के आगे यहां पे कोई एक ऐसी सीक्वेंस लगी है यहां पे, ठीक है, कुछ ऐसी सीक्वेंस लगी हुई है जहां से चीजें इनिशिएट हो रही हैं। इनिशिएट मतलब क्या, चीजें बनना शुरू हो रही हैं। तो इस वाले रीजन को, ठीक है, इस वाले रीजन को मैं कहूंगा इट इज अ प्रमोटर रीजन। क्या कहूंगा इसको मैं, इट इज अ प्रमोटर रीजन, ठीक है, इट इज अ प्रमोटर रीजन। तो प्रमोटर रीजन डिसाइड करता है कि कौन सी स्टैंड टेम्पलेट बनेगी,
ठीक है, प्रमोटर रीजन डिसाइड करता है कौन सी स्टैंड टेम्पलेट बनेगी। कैसे डिसाइड करता है, तो देखो जिस भी साइड पे प्रमोटर रीजन लगा हो, ठीक है, जिस भी साइड पे क्या लगा हो, प्रमोटर रीजन लगा हो, उस प्रमोटर रीजन की 3 एंड से, ठीक है, ध्यान से सुनना, जिस भी साइड पे प्रमोटर रीजन लगा हो, उस प्रमोटर रीजन की 3 एंड से ही हमेशा आरएनए बनने की शुरुआत होती है। ठीक है, हमेशा आरएनए बनने की शुरुआत कहां से होती है, जिस भी एंड पे क्या लगा हो, प्रमोटर रीजन लगा हो। तो अब देखो प्रमोटर रीजन यहां पे कहां लगा है, इस साइड लगा है, और यहां पे 3 एंड कौन सी है, ये वाली है। इसका मतलब ये वाली जो स्टैंड है ना, ये टेम्पलेट स्टैंड है। ठीक है, ये वाले जो स्टैंड क्या है, टेम्पलेट स्टैंड है। वहीं अगर ये प्रमोटर रीजन इस साइड लगा हुआ होता, अगर ये प्रमोटर रीजन यहां पे लगा हुआ होता, तो यहां पे 3 एंड कौन सी है, ये वाली 3 एंड। इसका मतलब ये वाली जो स्टैंड होती ना, ये क्या हो जाती, हमारी टेम्पलेट स्टैंड हो जाती। तो ऐसे चल के टेम्पलेट स्टैंड को डिसाइड किया जाता है, टेम्पलेट स्टैंड कौन सी होने वाली। ठीक है, प्रमोटर रीजन मतलब क्या, कि जहां से चीजें इनिशिएट हो रही हैं, जहां से प्रोटीन बनना शुरू हो रहा है। और हमेशा ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये किसी भी जीन के बीच में नहीं घुसता। ठीक है, जीन के कभी भी बीच में नहीं घुसता, ये हमेशा कहां घुसता है, प्रमोटर रीजन में घुसता है। ठीक है, ये कहां घुसता है, प्रमोटर रीजन में। तो जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, वो कहां जाएगा, प्रमोटर रीजन में जाएगा और वहां से चीजें बनाना शुरू करता है। सो प्रमोटर रीजन भी जीन का ही पार्ट होता है। ठीक है, प्रमोटर रीजन भी क्या है, जीन के पार्ट होते हैं। जो जीन के आगे चल के बहुत सारे पार्ट होने वाले, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो जीन के अभी हम लोग ने 2 पार्ट देख लिए, एक तो ये प्रमोटर रीजन हो गया, और ये जो ये वाला रीजन है जिसमें एक्चुअली आपके सीक्वेंस प्रेजेंट है, जिससे आगे चल के आरएनए बनने वाला है, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। व्हाट वी कॉल, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन मतलब कौन सा पार्ट, जिससे आगे चल के क्या फॉर्म होने वाला है, आपका डीएनए, सॉरी आपका आरएनए फॉर्म होने वाला है। इतनी बातें क्लियर है। सो इट इज अ स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन के आगे क्या प्रेजेंट है, प्रमोटर रीजन प्रेजेंट है। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन के आगे क्या प्रेजेंट है, प्रमोटर रीजन। अब इसके पीछे अब देखो, यहां से चीजें इनिशिएट तो हो गई, मतलब यहां से क्या हो गया, हमारा आरएनए बनना स्टार्ट तो हो गया। लेकिन आरएनए क्या बनते चले जाएगा, बनते चले जाएगा, कभी रुकेगा नहीं क्या, भाई रुकेगा तो जरूर। इसका मतलब इसके एंड में, ठीक है, इस स्ट्रक्चरल जीन के एंड में यहां पे एक और रीजन प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, चीजों को टर्मिनेट करता है। टर्मिनेट इन द सेंस मतलब क्या, कि वहां पे चीजों को खत्म कर देता है। भैया इतना ही आरएनए बनाना था, इसके आगे आरएनए हमको बनाना नहीं है, मतलब इसके आगे एक और सीक्वेंस प्रेजेंट होगी। ठीक है, ध्यान से सुनो, इसके आगे एक और सीक्वेंस प्रेजेंट होगी, जो क्या करेगा, चीजों को टर्मिनेट करेगा। जो क्या करेगा, चीजों को टर्मिनेट करेगा। इतनी बातें क्लियर है। इस रीजन को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटर रीजन। व्हाट वी कॉल, टर्मिनेटर रीजन। ठीक है, और टर्मिनेटर रीजन हमेशा ही अपोजिट होता है। ठीक है, टर्मिनेशन रीजन हमेशा अपोजिट होता है प्रमोटर रीजन के। सो जीन के हम लोग ने 3 पार्ट देख लिए। सबसे पहला पार्ट क्या है, प्रमोटर रीजन। ये घर की तरह है, जब आपको घर में घुसना है, अगर फॉर एग्जांपल मुझे घर में घुसना है, तो मुझे सबसे पहले कहां जाना पड़ेगा, गेट से अंदर जाना पड़ेगा। तो वो गेट क्या है, ठीक है, एक आरएनए के लिए वो गेट क्या है, वो हमेशा क्या है, एक प्रमोटर रीजन है। ठीक है, प्रमोटर रीजन से ही आरएनए का सिंथेसिस शुरू होता है। तो जो आरएनए पॉलीमरेज है, कहां गया हमारा, आरएनए पॉलीमरेज है, इसका पूरा नाम क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। मतलब यहां पे आरएनए फॉर्म हो रहा है, लेकिन ये आरएनए किसको देख देख के बनाना है, हमें डीएनए को देख देख के आरएनए बनाना है। मतलब डीएनए की सीक्वेंस हमको आरएनए बनाना है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इतनी बातें क्लियर है। अब देखो यहां पे फॉर एन एग्जांपल ये आरएनए पॉलीमरेज आ गया, लेकिन ये आरएनए पॉलीमरेज ना इस प्रमोटर रीजन में जा नहीं पाता। ठीक है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये इस प्रमोटर वाले रीजन में जा नहीं पाता। तो इसके लिए यहां पे एक फैक्टर इसकी मदद करता है। ठीक है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, एक फैक्टर इसकी मदद करता है। उस फैक्टर का नाम है सिग्मा फैक्टर। ठीक है, उस फैक्टर का नाम क्या है, सिग्मा फैक्टर। तो आपको याद रखना है, इट इज अ सिग्मा फैक्टर। व्हाट वी कॉल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर क्या करता है, इस आरएनए को, ठीक है, इस आरएनए को प्रमोटर रीजन के अंदर लेकर आने का काम करता है। ठीक है, किसको, आरएनए पॉलीमरेज को। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर रीजन के अंदर लेकर आने का काम करता है। उसके बाद इसका जो आगे का सारा काम है वो आरएनए खुद देख लेता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज खुद देख लेता है। जैसे ही इसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज आया, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज जैसे इसके अंदर आया, इसके आगे से ये क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को पकड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड को पकड़ के यहां से चेन बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यहां से चेन बनाना स्टार्ट कर देगा। इतनी बातें क्लियर है। और जैसे ही वो टर्मिनेटर रीजन पे पहुंचेगा, ठीक है, टर्मिनेटर रीजन पे पहुंचेगा, यहां पे आरएनए का प्रोडक्शन, जो आरएनए बन रहा था वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब आरएनए पॉलीमरेज यहां से बाहर भी नहीं निकल पाता। तो जैसे उसको अंदर घुसने के लिए, ठीक है, उसको अंदर घुसने के लिए एक सिग्मा फैक्टर लगा था, वैसे इसको बाहर निकालने के लिए भी एक फैक्टर लगता है। उस फैक्टर को हम लोग कहते हैं रो फैक्टर।
रो फैक्टर। ठीक है, तो एक रो फैक्टर होगा, वो क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज को यहां से बाहर निकालेगा। सो दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं आरएनए सिंथेसिस के लिए, एक सिग्मा फैक्टर और एक रो फैक्टर। ठीक है, इन दोनों फैक्टर्स के थ्रू क्या होता है, हमारा आरएनए का सिंथेसिस होता है। जैसे ही आरएनए का सिंथेसिस हुआ, अब देखो ट्रांसक्रिप्शन ये जो प्रोसेस है ये हमेशा सेल के न्यूक्लियस के अंदर चल रही होती है। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है ना उसके अंदर क्या चल रहा है, ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है। जैसे ही आपका आरएनए बन जाता है, ठीक है, आपका टोटल आरएनए क्या हो जाएगा, बन जाएगा, वो कहां से, वहां से बाहर निकल जाएगा न्यूक्लियस से, और वो पहुंच जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो ये एक है, ये जनरल से आपकी प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन की। इसको जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हम लोग को पढ़ना है ट्रांसलेशन। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या है, ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन आपको समझ में आ गया, हम लोग ने डीएनए से आरएनए बनाना सीख लिया। अब नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है कि आरएनए से आगे चल के प्रोटीन कैसे फॉर्म होगा। ठीक है, आरएनए से आगे चल के प्रोटीन कैसे फॉर्म होगा। तो देखो अभी हम लोग ने क्या बनाया, एक आरएनए की स्ट्रैंड बनाई। ठीक है, इट इज द स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, जिसमें यहां पे कुछ इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, कोड्स प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ मैसेजेस प्रेजेंट है। ये मैसेजेस इसने कहां से लाए हैं, ये मैसेज इसने लाए हैं डीएनए से। ठीक है, डीएनए की तरफ से क्या लाया, इसने मैसेजेस लेकर आ गया। ऐसे आरएनए को, ठीक है, ऐसे आरएनए को हम लोग क्या कहते हैं, एमआरएनए। अभी मैंने आपको बताया कि ऐसा आरएनए जो क्या लेकर आ रहा है, मैसेज लेकर आ रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एमआरएनए। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सीक्वेंस प्रेजेंट है, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, वो क्या कर सकते हैं, इस चीज को पढ़ सकते हैं। अब इसको पढ़ने का काम कौन करता है, इसको पढ़ने का काम करता है टीआरएनए। इसको पढ़ने का काम कौन करता है, टीआरएनए। ठीक है, टीआरएनए ऐसा चश्मा पहन के आता है और देखता है कि अच्छा यहाँ पे ये कोड्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये कोड प्रेजेंट है, तो इस कोड के लिए कौन सा अमाइनो एसिड कोडोन करता है। ठीक है, इस कोडोन के लिए कौन सा अमाइनो एसिड कोड करता है, वो जाएगा साइटोप्लाज्म में और उस अमाइनो एसिड को पकड़ेगा और लेकर आ जाएगा इसके पास। ठीक है, फिर नेक्स्ट कोड को देखेगा तो ये हमेशा 3 कोड को रीड करता है। कितने कोड्स को रीड करता है, एक साथ 3 कोड को रीड करता है, मतलब 3 कोडोन। ठीक है, कितने कोडोन, 3 कोडोन एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करेंगे। 3 कोडोन एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करेंगे। ऐसे कोडोन को हम लोग कहते हैं ट्रिपलेट कोडोन, को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कोडोन। तो फॉर एग्जांपल दिस, ये जो 3 कोडोन है, ठीक है, ये आगे चल के क्या करेंगे, एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करेंगे। तो इस 3 कोडोन को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रिपलेट कोडोन। ठीक है, तो जो टीआरएनए है ये सबसे पहले आएगा और रीड करेगा कि अच्छा पहले ट्रिपलेट कोडोन कौन से, ठीक है, वो रीड करेगा, अच्छा AUG है, तो इसका मतलब मैं जाके मिलायोनिन लेके आता हूं। ठीक है, मिलानोनिन लेके आता हूं। फिर इसके बाद क्या है, अगले 3 कोडोन को रीड करेगा, उसके बाद वो अगले 3 कोडोन को रीड करेगा। ऐसे करके वो अगले 3 कोडोन को क्या करने लगता है, रीड करने लगता है। और इस कोडोन के रीड के हिसाब से, ठीक है, उस कोडोन को रीड कर करके वो क्या करता है, अमाइनो एसिड्स को लेकर आता है। ठीक है, अमाइनो एसिड्स को लेकर आता है। और प्रोटीन क्या है, प्रोटीन इज नथिंग बट ऑफ चेन ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, प्रोटीन क्या है, अमाइनो एसिड की एक लंबी सी चेन है। लेकिन अमाइनो एसिड को यहाँ पे जोड़ने का भी काम करना है। ठीक है, अमाइनो एसिड जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे मैंने एक अमाइनो एसिड लेकर आ गया, ये टीआरएनए काम कर दिया। फिर इसके आगे जो ट्रिपलेट कोडोन है उसके लिए दूसरा अमाइनो एसिड आ गया। लेकिन इन दोनों को ज्वाइन भी तो करना है। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन भी तो करना है। अब हमेशा याद रखना कि जो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो हमेशा ज्वाइन होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन से। ठीक है, कौन से चेन से, पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, या फिर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से। जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं वो लिंक होते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से। तो इस पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड को बनाएगा कौन, ठीक है, इस पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड को बनाएगा कौन, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसको बनाने का काम करता है हमारा आरआरएनए। ठीक है, हमारा आरआरएनए। तो आरआरएनए क्या करता है, देखो यहाँ पे ध्यान से, तो थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। आरआरएनए एक बर्गर की शेप का होता है। बर्गर देखा आपने, ठीक है, ऐसा बर्गर खाते हैं ना, तो एक बर्गर यहाँ पे ऊपर रहेगा, एक बर्गर यहां पे ऐसे ऊपर रहेगा, ठीक है, और एक बर्गर यहां पे नीचे रहेगा, यहां पे ऐसे, दिख रहा है। ठीक है, कुछ इस शेप का रहता है आरआरएनए, और आरआरएनए से बना हुआ है हमारा राइबोसोम। ठीक है, आरआरएनए मतलब क्या है, राइबोसोमल आरएनए। सो आरआरएनए आगे चल क्या बनाता है, राइबोसोम। और राइबोसोम किस शेप का है मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, अब देखो यहां पे टीआरएनए क्या कर रहा है, टीआरएनए लेकर आया एक अमाइनो एसिड। ठीक है, उसने ये कोडोन को रीड किया, इसको रीड किया, और वो क्या किया, एक अमाइनो एसिड लेके आया। फिर वो देखा, फिर दूसरा रीड किया,
ठीक है, दूसरे 3 ट्रिपलेट कोडन को रीड किया और वो क्या कर रहा है, दूसरा अमाइनो एसिड लेकर आया। जैसे ही वो दूसरा लेकर आएगा, यहां पे ये जो राइबोसोम्स है, इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन ये है कि ये इसके बीच में क्या बनाएंगे, एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बना देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसकी पॉलीपेप्टाइड की चेन बना देंगे। ऐसे ही चेन बनते बनते यहां पे एक चेन बनी, फिर दूसरा अमाइनो एसिड है उसकी एक चेन बनी, फिर तीसरा अमाइनो एसिड है उसकी एक चेन बनी। ऐसे चेन बनते बनते ये एक अमाइनो एसिड की एक लंबी सी चेन बन जाती है, और इसी अमाइनो एसिड की लंबी सी चेन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन। समझ में आपको? तो ऐसे करके एक एमआरएनए से आगे चल के क्या बनता है, हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और इसी ओवरऑल प्रोसेस को, ठीक है, आरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन समझ में। ट्रांसलेशन का जनरल सा मीनिंग क्या होता है कि किसी भी चीज को हम लोग ट्रांसलेट कर दे। ठीक है, जैसे आप लोग ने गूगल ट्रांसलेटर देखा होगा ना, वो ट्रांसलेट कर देता है आपको हिंदी से इंग्लिश में। ठीक है, कोई भी चीज हो, कोई भी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर देता है। तो यहां पे भी देखो ट्रांसलेशन ही चल रहा है। यहां पे कोडोन के भाषा में चीजें लिखी हुई है और इसको वो ट्रांसलेट कर रहा है अमाइनो एसिड की भाषा में। ठीक है, कोडोन्स के भाषा में चीजें लिखी हुई है, यहाँ पे ए यू जी सी ये सारी चीजें लिखी हुई है, और इसको वो ट्रांसलेट कर रहा है किसमें, अमाइनो एसिड्स की भाषा में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन। इतनी बात समझ में आ गई। फिर एक और वर्ड होता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन का मतलब समझना। अब देखो, जो टीआरएनए है, ठीक है, टीआरएनए यहां पे इंसर्ट करता है, यहां पे अंदर घुसता है, तो इसके बीच में 3 रीजन होते हैं। यहां पे एक होता है एंट्री वाला रीजन, ठीक है, जहां से टीआरएनए एंटर करता है, और यहां से एक होता है एग्जिट वाला रीजन। ठीक है, एग्जिट समझ लो। ठीक है, यहां से एक एंट्री हुआ और यहां से क्या हो गया, एग्जिट। तो ये जैसे ही यहां से एंटर हुआ, ठीक है, जैसे यहां से एंटर हुआ, ये क्या करेगा, अपने ट्रिपलेट कोडन के ऊपर ऐसे रखेगा और यहां पे एक अमाइनो एसिड को छोड़ देगा, फिर ये यहां से निकल जाएगा। जैसे ही यहां से निकला, मतलब ये वाली सीक्वेंस क्या हो गई, रीड आउट हो गई। ठीक है, ये सीक्वेंस का काम हो गया। तो अब जो आपका राइबोसोम है वो शिफ्ट होगा अगली ट्रिपलेट कोडन पे। ठीक है, आपका जो राइबोसोम है वो शिफ्ट होगा किस पे, अगली ट्रिपलेट कोडन पे। जैसे ही वो अगली ट्रिपलेट कोडन पे शिफ्ट हुआ, इसका मतलब क्या कर रहा है, वो अपना लोकेशन चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है, अपना लोकेशन चेंज कर रहा है। जनरल से इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ट्रांसलोकेशन का जनरल सा मतलब क्या है कि जो राइबोसोम है ये आगे आगे शिफ्ट होता रहता है, और आगे आगे आपका जो टीआरएनए है, ठीक है, आपका जो टीआरएनए है वो रीड आउट करता रहता है इन सीक्वेंस को, और उसके सीक्वेंस के हिसाब से अमाइनो एसिड की चेन लाता रहता है। और ये जो राइबोसोम है वो क्या करेगा, उस अमाइनो एसिड की चेन में एक लिंकेज बनाता जाएगा। कौन सा लिंकेज, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाते जाएगा, जिससे आगे चल के आपका प्रोटीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोटीन। ठीक है, सो ये है एक ओवरऑल प्रोसेस आपके प्रोटीन सिंथेसिस का। इतनी बातें समझ में। ठीक है, तो आपका प्रोटीन सिंथेसिस वाला जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी चीजें नहीं समझ में आ गई होंगी तो एक बार वीडियो को वापस एक देख लेना। ठीक है, 1.5x स्पीड पे देख लेना, आपको सारी चीजें और भी बेटर तरीके से समझ में आ जाएंगी। इतनी बातें क्लियर है? तो प्रोटीन सिंथेसिस भी हमारा कवर हो चुका है। ठीक है, तो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस भी डन, ये वाले टॉपिक्स भी डन। अब हमारा लास्ट 2 टॉपिक बचे हैं हमारे। एक है जीनोम। ठीक है, जीनोम क्या होता है, उसके अंदर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके ऊपर। और लास्ट हम लोग को पढ़ना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये जो सारे 2 टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। अगर चैनल पे नए हो आप लोग, ठीक है, डायरेक्ट इस वीडियो पे जंप कर रहे हो तो इसके पहले जाके पहले वाली वीडियो भी देख लेना, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, वीडियो को ऑल पे भी सेट कर देना, ताकि जो अगली वीडियो हम अपलोड करें, अगला जो लेक्चर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। इतनी बातें क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।